हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश रोज़ा फ्रॉम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हम लोगों ने जो टेस्ट दे रहे हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, उसमें हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स जिस तरीके से इंक्रीज़ होने चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, फिर भी हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो बेटा उसी बारे में आज हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं कि मार्क्स जो कम आ रहे हैं वो क्यों कम आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके पीछे, और मार्क्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि अभी जो आपके टेस्ट दे रहे हैं वो शुरुआती टेस्ट हैं। मेरे ख्याल से पहला या दूसरा टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चों ने पहला या दूसरा टेस्ट दिया है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो काफ़ी हद तक ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक इस कॉम्पिटिटिव पढ़ाई को करे ही नहीं है। अभी तक हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, जो भी हमारी स्टडी चल रही थी, वो बोर्ड्स के लिए चल रही थी हमारी स्टडी, है ना। तो हमने क्या करना है, हमने बोर्ड्स की स्टडी से सीधे डायरेक्ट जंप लगाई है कॉम्पिटिटिव। कई सारे बच्चे 11th पास हैं, 12th में गए हैं, कई सारे बच्चे 12th पास हैं लेकिन अभी भी वो बोर्ड की तैयारी करके ही आए थे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th पास हैं, यानी कि अभी वो 11th में आए हैं। एक साथ उनको देखने को मिल जाते हैं इतने ढेर सारे क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो 180 क्वेश्चन होते हैं। इसमें अपने जो 90 क्वेश्चन हैं वो रहते हैं बायो के, और 45 हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे केमिस्ट्री, और 45 क्वेश्चन ही हमारे होते हैं फिज़िक्स के। और हमारे पास जो टाइम लिमिट है इन सारे क्वेश्चंस को करने की वो है 3 आवर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमारी कितनी टाइम लिमिट रहेगी? 3 आवर। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या क्या हम यहाँ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में जो सेक्शन है बायोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। तो बायोलॉजी हम लोगों की जनरली सब लोगों की स्ट्रांग होती है, जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं बायो सेक्शन से। बायो सेक्शन में नीट की बात कर रहा, मैं आईआईटी की अभी बात नहीं कर रहा, नीट की मैं बात कर रहा। तो मेरा जो बायो सेक्शन होता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का, ये सबका स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए आपका स्ट्रांग। ये जो आपका बायो का सेक्शन है ना, सिलेक्शन यही दिलाता है। सिलेक्शन जो दिलाएगा आपको मेडिकल कॉलेज में वो दिलाएगा आपका बायो सेक्शन। और ये जो फिज़िक्स सेक्शन है ये दिलाएगा आपको रैंक। यानी कि अगर आपको रैंक चाहिए, अभी तो फ़िलहाल जिस तरीके का पेपर का पैटर्न आ रहा है उस तरीके से तो देखा जाए सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। बराबर बराबर वेटेज हमारा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर तीनों हमारे अच्छे नहीं होंगे तो सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली पेपर आता था उसमें सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बायोलॉजी, और फिज़िक्स हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था रैंक लाने के लिए। मतलब अगर हमने रैंक अच्छी लानी है तो फिज़िक्स हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बायोलॉजी जनरली बच्चों की हमारे स्ट्रॉन्ग होती है, होना भी चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बायोलॉजी ही हमारा मेन पार्ट है इसका। आगे हमने जो भी स्टडी करनी है एमबीबीएस की तो उसमें हमारे बायोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बायोलॉजी में टाइम दे देते हैं वो 1 घंटे से ऊपर का, लगभग 1 आवर से लेके 1.15 आवर के बीच में हमारा टाइम दे देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बायोलॉजी में प्रैक्टिस इतनी करनी होगी। मैं सीधे बात करूँ, बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, एनसीईआरटी को थॉरोली रिवाइज करते रहें, बार बार एनसीईआरटी खूब पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा। करीबन एक बार आपको 1 साल के अंदर सिलेक्शन अगर लेना है तो मेरे हिसाब से बायो कम से कम 30 से 40 बार आपने पढ़नी है, 30 to 40 टाइम्स। ठीक है। अभी फ़िलहाल जो टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें भी आपको जिस टॉपिक का भी टेस्ट है, मान लेते हैं हमारा जो टॉपिक है वो सेल का टॉपिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक चैप्टर हमारे पास आ रहा है तो इस एक चैप्टर को हमें करीबन 5-6 बार 10 बार कम से कम पढ़ना होगा टेस्ट देने के लिए। ठीक है। हमने पढ़ लिया, जब सेल का टॉपिक हमने पढ़ लिया तो हमने क्या करना होगा बेटा, इसके क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी हमें। हमारे पास में क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी बुक्स आती है। एक अरिहंत में बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन में, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है मास्टर द एनसीईआरटी करके, इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक एमटीजी में बुक आती है हमारी, एमटीजी में बुक आती है फिंगर टिप। बायो की बात कर रहा मैं अभी, बायो में हमारे ये 2 बुक्स से
मल्टीपल्स बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिस करने का आपका पैटर्न होना चाहिए वो बेटा इस तरीके का होना चाहिए। चैप्टर खोला, चैप्टर के शुरुआत से क्वेश्चन हमने देखे। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन लिखे आगे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। अब मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है मेरे पास में, तो मैं उनको क्या करूँगा, एक रफ पेज या मैं एक पेज ले लूँगा, उस पेज पे मैं पहले का आंसर लिख दूंगा, जो भी मेरा सही होगा, चाहे दूसरा सही हो चाहे तीसरा सही हो। मैंने मान लिया पहले का मेरा तीसरा सही हुआ, तो मैंने उस ब्लैंक पेज पे, जो मेरे पास अलग से एक पेज है, उस ब्लैंक पेज पे मैंने लिखा तीसरा, यहाँ पर पहले का तीसरा लिख दिया। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मान लो इसका चौथा आंसर सही हुआ, तो मैंने लिखा दूसरे का चौथा। अभी मैं आंसर की नहीं खोलूँगा, आंसर की मेरे को चैप्टर जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आंसर की नहीं खोलूँगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, जब इसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए, फिर उसके बाद मैंने आंसर की चेक की। आंसर की में देखा तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, पहला सही था मेरा, दूसरा सही था, हो सकता है मैंने तीसरे को अटैम्प्ट ही ना किया हो, तो तीसरे को छोड़ दो, ऐसे करके लाइन बना दो। चौथा मैंने देखा, मैंने चौथे का दूसरा लगाया था और ये मेरा गलत निकला, इस तरीके से मार्किंग कर लें, ठीक है। जो भी हमारी सही मार्किंग हुआ करेगी उस पर आप अपने आप को 4 मार्क्स दे दिया करें। मतलब सही वाली मार्किंग के लिए क्या करेंगे आप, सही जितने भी होंगे तो 4 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट को काउंट करेंगे, उसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये पैटर्न रहेगा। तो इस तरीके से हमें बायो को जज करना है। और बायो की जो टाइम लिमिट आपने रखनी है बेटा, अभी शुरुआत के टाइम पे मैं बताऊं, अभी जब नए आप लोग हैं तो बायो को आपने 40 मिनट्स के अंदर विद लिखना, या OMR अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है। 40 मिनट्स के अंदर आपको ये बायोलॉजी अपना सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके की आप अपनी आदत डालेंगे कि बायो आपकी कैसी हो जाए, 40 मिनट के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाए। बचा हमारे पास में बहुत सारा टाइम, 1 घंटा, ये कह सकते हैं 140 मिनट्स बचे। 180 मिनट्स का होता है, 40 मिनट्स अगर हमने यहाँ पर लगा दिए, बायोलॉजी में लगा दिए, तो हमारे पास जो टाइम बच रहा है वो बच रहा है हमारा 140 मिनट्स का, ठीक है। अब आ जाए हम यहाँ केमिस्ट्री सेक्शन पे। केमिस्ट्री सेक्शन में 2 तरीके के टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं। एक तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, और मतलब फिजिकल में हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी ओरल हो जाती है, बहुत थोड़ा सा ही लिखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। तो कोशिश करें कि अगर फिजिकल के क्वेश्चंस हैं तो उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें। मल्टीपल टाइम्स का मतलब मल्टीपल टाइम्स, कई बारी एक क्वेश्चन को, डिफरेंट क्वेश्चन लगाने की, डिफरेंट बुक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक ही टाइप की बुक को सॉल्व करना है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है हमने उसको। एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमें पैटर्न हमें समझ में आना चाहिए, हमने रटना नहीं है किसी भी पैटर्न को, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन केमिस्ट्री को हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से हमने सॉल्व करना है कि अप्रॉक्स 45 से 50 मिनट में हमारी केमिस्ट्री पूरी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं हो पाते, तब भी आपका टाइम यही रहेगा, 45 से 50 मिनट आपने केमिस्ट्री देना होगा। मान लो कि 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए, 45 नहीं कर पाए। और ये सारी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सडन प्रोसेस है कोई भी, ना तो आप बायो में इतनी जल्दी 40 मिनट्स के अंदर 90 क्वेश्चन कर पाएंगे, ना तो 45 क्वेश्चन आप 45 मिनट में कर पाएंगे। ये थोड़ा धीरे धीरे करके होगा, लेकिन अपनी स्पीड को हर टेस्ट के बाद इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। मीन्स अगर मेरे पहले टेस्ट में 300 मार्क्स आए हैं, पहले टेस्ट में अगर मेरे 300 मार्क्स हैं, तो सेकंड टेस्ट में मैं 100% 300 से तो ज़्यादा लाऊंगा, 350, 450, इस तरीके से मैं इंक्रीज़ करूंगा। मैं अपने हर टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखूंगा कि मैंने गलतियां क्या की हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पैटर्न हो गए। अब बेटा बात आती है हमारी फिज़िक्स की, बात आ जाती है कि फ़िज़िक्स में सर हम क्या करें। तो बेटा फ़िज़िक्स आपका थोड़ा सा वीक पोर्शन है। मैं मानता हूँ कि बायोलॉजी वालों का थोड़ा सा वीक पोर्शन फ़िज़िक्स का रहता है, और फ़िज़िक्स में जनरली लोग दिक्कत अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, फ़िज़िक्स बेटा बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात फ़िज़िक्स की ये है कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता है। एक बार ही हमने कंसेप्ट को सीख लिया, एक बार अगर हमने कंसेप्ट को सीख लिया। मैं अगर बात करूं कि आपके मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स में अप्रॉक्स 10 चैप्टर होते हैं हमारे, अप्रॉक्स 10 चैप्टर। यहाँ पर मैं मैकेनिक्स को शुरू से ही लेकर चलता हूँ। मैं इसको मान के चलूँगा यूनिट एंड डायमेंशन से ही। तो यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, फिर रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, फ्रिक्शन, WPE, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन और रोटेशनल। ये चैप्टर आपके बेटा ऐसे हैं कि अगर
अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, एक बार ढंग से ये समझ लिए सारे के सारे चैप्टर, जितने भी हमारे ये चैप्टर लिखे हुए हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द फिज़िक्स तो कवर कर लिए, यानी कि 11th क्लास का लगभग 60% आपने कवर कर लिया इससे पढ़ के, अगर ये टॉपिक पढ़ लिए। वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये वेटेज में तो बहुत कम है, मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं इससे, नीट में 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इनका बेटा यूज़ पूरी की पूरी फिज़िक्स में आना है, पूरी फिज़िक्स में आपके एक एक चैप्टर का यूज़ आना है। और अच्छी बात क्या है इन चैप्टर की, जो मैं बताने जा रहा था कि इन चैप्टर की अच्छी बात ये है कि इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है। रेक्टिलिनियर मोशन में सिंपली डिस्टेंस इज इक्वस टू एस इज इक्वस टू स्पीड इनटू टाइम, ये और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसे v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन है। प्रोजेक्टाइल में भी 3 फॉर्मूले हैं, एन एल एम एफ, एफ इज इक्वस टू एम ए है, वर्क पावर एनर्जी में w इज इक्वस टू एफ डी, और एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आपको सर्कुलर समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सर्कुलर थोड़ा सा अलग हो जाएगा इनसे, लेकिन अगर फील कराने वाली बात है तो जो सर्कुलर मोशन है हमारा वही रेक्टिलिनियर मोशन जैसा ही हो जाता है। सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। और हमारा रोटेशनल मोशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, टफ़ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर अपन ये सारे चैप्टर कर लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये सारे चैप्टर मतलब 11th का 60% हमने पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना बेटा, इनको क्वेश्चंस करें जो हम करा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे हम कराते हैं, या फिर आपके जो भी टीचर्स होंगे वो कराते होंगे, मल्टीपल टाइम्स उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। एक बारी खुद से देख के कर लें, अगर नहीं समझ आ रहा है एक बारी देख के कर लें, कंसेप्ट सीख लें कि हो क्या रहा है, किस वजह से हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आपने अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बात करी जाती, एक बात बोली जाती है और उसके 5-6 मतलब निकल के आ जाते हैं, ठीक है। कैसे करके, जैसे अगर मेरे से यहाँ पर बोला जाए कि जो मोशन हो रहा वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा, कैसा मोशन हो रहा मेरा, यूनिफॉर्म मोशन, इसने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा, यूनिफॉर्म मोशन बोला। अब इससे मैं मतलब निकालने की अगर बात करूं तो देखें मतलब क्या क्या निकल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी मेरी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बॉडी मेरी रेस्ट पे है तो वो फाइनली स्पीड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर बंदा रेस्ट पे है तो वो फाइनली क्या रहना है, रेस्ट पे ही रहना है, ठीक है। और एक और बात कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो बहुत सारी बातें इसमें क्या होता है बेटा, छुपी हुई होती हैं एक बात के अंदर। एक आपका ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन एक बात है, और इस एक बात के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी बातें आपकी देखें छुपी हुई थी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्या समझ आ रहा है यहाँ पर कि हमने अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो यूनिट डायमेंशन तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ों की यूनिट्स याद करनी है, यूनिट एंड डायमेंशन, और उनको हम डायमेंशन में कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं इससे करना है। वेक्टर, नॉर्मल लाइफ में जो हमारे घटनाएं हो रही हैं, कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, मैंने कहा यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हो गया, एक बंदे ने मेरे को यहाँ पर 10 न्यूटन से खींचा, एक बंदे ने मेरे को यहाँ पर 2 न्यूटन से खींचा। अच्छा, फोर्स है तो फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं कहूँगा कि मेरे को 2 बंदे खींच रहे हैं, एक यहाँ खींच रहा है एक यहाँ खींच रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो आपको पता है कि ये 8 न्यूटन से यहाँ जाऊँगा, तो यही तो वेक्टर है मेरा। वेक्टर भी तो यही है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रिजल्टेंट इज a माइनस बी, यही तो है। तो आप फील करें ना, नॉर्मल लाइफ में देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा, सारी चीज़ों को फील करें। 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं सिर्फ अपने वेक्टर में, एक तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला दिया है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यही तो दिया है, और कितना दिया ही है। तो आपने क्या करना है, इन चैप्टर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रेक्टिलिनियर अपना मोशन जो क्वेश्चन चैप्टर है, ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है। कई बार ऐसा होता है कि इससे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आ जाए कि आपसे एक ही बार में हो जाए, कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी इसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन के सिंपल तरीके के क्वेश्चन लगाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े हाई लेवल की तरफ, ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, तो जिनका भी अगर ये प्रोजेक्टाइल ख़राब हो रहा है, ख़राब होने की ऐसा नहीं है कि ख़राब करना है उसे, एक भी क्वेश्चन नहीं आता नीट में,
आपको क्या करना है, उसके कंसेप्ट समझने हैं और बाकी भूल जाना है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन को अच्छे से कर लें, बाकी एनालैम और फ्रिक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि बुक्स कौन सी लगाएं सॉल्व करने के लिए, तो बेटा बुक्स के लिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर दूँ। बुक्स के लिए बेटा आप चाहें तो सेंगेज पब्लिकेशन की हमारे पास में एक बुक आती है, इसका नाम है राइटर का CP सिंह। आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। आप अरिहंत पब्लिकेशन में आप DC पांडे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन DC पांडे जो बुक यूज़ करें वो नीट वाली यूज़ करेंगे, IIT वाली यूज़ नहीं करेंगे। नीट वाले लोग नीट वाली यूज़ करेंगे, और IIT वालों के लिए ये दोनों बुक्स में आप चाहें IIT के लिए तो ये CP सिंह यूज़ कर सकते हैं। IIT वाले नीट की CP सिंह का जो मैंने लेवल देखा है तो वो लेवल IIT मेंस से ऊपर का लेवल है, ये मेंस से ऊपर का लेवल है, और ये नीट के लिए भी बहुत अच्छा है। CP सिंह मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे अब तक, तो मेंस वाले भी ये लगा सकते हैं। और अगर इससे ऊपर का अगर आपने पढ़ना है तो HC भी बहुत अच्छी बुक है, HC भी अपनी, या फिर एक D मुखर्जी करके भी बुक आती है, D मुखर्जी, तो ये बुक आप लगा लें, ये बुक लगा लें आप। CP सिंह मेरे हिसाब से शुरुआत में जिन लोगों के कंसेप्ट थोड़े से वीक है तो थोड़े से वीक हैं, ज़्यादा वीक हैं तो फिर वो ये ना लगाएं, तब तो वो ये बिल्कुल ना लगाएं। तब क्या करें, अगर इससे भी ज़्यादा वीक है तो वो नूतन पब्लिकेशन की कुमार मित्तल से स्टार्ट कर सकते हैं। नूतन पब्लिकेशन की कुमार मित्तल से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है आपका तो नूतन पब्लिकेशन की कुमार मित्तल से स्टार्ट करें। उसके बाद अगर जब स्ट्रॉन्ग हो जाए थोड़ा सा तो आप क्या कर सकते हैं, सेंगेज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और सेंगेज से भी अगर आपका लग रहा है कि सेंगेज से भी आपका स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा लेवल, तो आप इन दोनों बुक्स की तरफ आ सकते हैं, HCB और D मुखर्जी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहली चीज़, अब मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि बायो अपन को करना है बेटा कितने में, 35 से 40 मिनट्स में। अभी कोशिश करेंगे कि 40 मिनट में हो जाए, फिर धीरे धीरे करके टाइम को रिड्यूस करेंगे। इतने मिनट में हमने बायो करना है। केमिस्ट्री बेटा हमने क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए 40 to 45 मिनट्स या 50 तक भी पहुंच सकते हैं, 50 मिनट्स, ठीक है। और बाकी बचा टाइम अपना फिज़िक्स को देंगे। जब फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा सॉल्व होंगे। अगर मैं बायो को 1 घंटा या 1 से ज़्यादा 1.5 घंटा दे देता हूँ और केमिस्ट्री को भी मैं 1 घंटा दे देता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास 30 मिनट्स बचे। 30 मिनट्स में मैं फिज़िक्स कर ही नहीं पाता हूँ, तब मैं क्या कहता कि मेरी फ़िज़िक्स वीक हो गई। एक्चुअली में फ़िज़िक्स वीक नहीं हो गई, एक्चुअली में हमारा टाइम मैनेजमेंट वीक हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो क्या करना है बेटा, मल्टीपल टाइप्स, एक टाइप के क्वेश्चंस, 2 टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक लिमिटेड क्वेश्चन ही तो बन रहे हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी बन रहे हैं, बहुत लिमिट से बाहर क्वेश्चन नहीं करना ना हमने। तो लिमिटेड क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना है कंपैरेटिवली टू डिफरेंट बुक। हमने डिफरेंट बुक्स यूज़ नहीं करनी है। बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT यूज़ करनी है। फिज़िक्स के लिए अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे वाले मेडिकल के लोग CP सिंह यूज़ करेंगे, मेडिकल वाले, और बहुत अच्छे IIT वाले HCB या D मुखर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़े से लो लेवल के अगर कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं तो वो पहले क्या करें, नूतन को पढ़ें। नूतन कुमार मित्तल जो राइटर हैं उसको पढ़ लें, या DC पांडे भी, हमारी DC पांडे और सेंगेज लगभग सेम लेवल है। आप सेंगेज को प्रेफरेंस देना है यहाँ पर, ठीक है। सेंगेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, हर टाइप का क्वेश्चन है, हर लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया हमारा, ये हो गया। और केमिस्ट्री के लिए मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खूब अच्छे से करेंगे। सबसे ज़रूरी बात क्या है यहाँ पर बेटा कि हमने मल्टीपल टाइम्स करना है। NCERT हमने खूब पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कोई भी टाइम आपका फ्री टाइम नहीं है बेटा, ये याद रख लें। कोई भी टाइम आपका फ्री टाइम नहीं है जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन के बाद आपका फ्री टाइम हो सकता है, प्रिपरेशन से पहले आपका कोई भी टाइम फ्री नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि हम हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, वो हम फ्री टाइम में गाने सुन रहे थे। फ्री टाइम आपके पास कोई नहीं है। आपने पूरा दिन पूरी रात जितना टाइम आपको सोना है सो लीजिए, जितना टाइम खाना है खा लीजिए, बाकी टाइम आपका पढ़ने का है। सिर्फ या तो क्लास करिए या तो खुद से पढ़िए, ठीक है ना। एक प्रॉपर नींद 8 घंटे की लेने के बाद बाकी टाइम आपने क्या करना है, क्लास करना है और पढ़ाई करनी है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ही आपको, आपकी खुद की मेहनत ही आपको सेलेक्ट करा सकती है। क्लास तो नॉर्मली चलता ही है, सब लोग क्लास करते ही हैं, बस सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो क्लास से क्या करें, चीज़ें सीखें,
खुद से पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए टीचर्स की हेल्प ली जाती है, वरना तो सेल्फ स्टडी सभी लोग कर लेते तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन क्या करना है यहाँ पर कि टीचर्स जो बता रहे हैं वहाँ पर बोर्ड पे जो बता रहे हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं, एक गाइडेंस दे देते हैं, एक डायरेक्शन दे देते हैं। बाकी करना बेटा आप नहीं होता। मेरे ख्याल से जो टीचर्स का रोल होता है वो 10% होता है, 10% टीचर्स का रोल होता है, 90% आपको करना होता है चीज़ें। बस हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं चीज़ों को, चलना आपने उस रास्ते पे खुद ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बेटा वो क्या है कि आप थ्योरी या कंसेप्ट को पढ़ते नहीं हैं, आपने बुक से पढ़ना है एक एक चीज़ को। ये नहीं है कि लेक्चर सुन लिया, लेक्चर पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया, बस उससे काम नहीं करना है। आपने बुक को भी खोलकर उसकी लैंग्वेज में ये क्या क्या कह रहा है वो भी देखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर किसी को और भी डाउट्स होंगे तो वो मेरे से डिस्कस कर लेगा कमेंट में, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूँगा, ठीक है ना। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।